हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, आप तो जानते हैं हमने महाराष्ट्र 10th बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए पॉलिटिकल साइंस की पूरी लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है जो सोशल स्टडीज का पार्ट आता है। तो आज जो हम चैप्टर देखने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 3, पॉलिटिकल पार्टीज। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या देखेंगे? इस चैप्टर में पहले हम देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि कौन से नेशनल लेवल के पॉलिटिकल पार्टीज है एंड कौन से स्टेट लेवल के पॉलिटिकल पार्टीज है। तो इन सभी चीज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अब हम पूरा पेज बाय पेज इसको डिटेल में देखते हैं। जो जो पॉइंट मैंने हाईलाइट किया ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपके एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, बोर्ड एग्जाम के लिए ओरल या आप कोई भी पेपर जो देना चाहते हैं जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है वो बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाएगा। तो चलिए अब हम डिटेल में देखते हैं। तो पहली चीज आपको यहां पे मेंशन किया है, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, ये लिंक करती है किसको? आपके कॉमन पीपल को, डेमोक्रेसी को एंड रिप्रेजेंटेशन एंड इलेक्शन को। मतलब जब कभी भी हम इलेक्शन की बात करते हैं या रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं डेमोक्रेसी में, तो जो इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करने को आती है वो है आपकी पॉलिटिकल पार्टीज कि मतलब कहां पे पॉलिटिकल पार्टीज रहेगी तो वहीं पे इलेक्शन होगा। सो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है वो हमेशा डेमोक्रेटिक सिस्टम में एग्जिस्ट करती है। इन फैक्ट द पॉलिटिकल पार्टीज compete with each other only in the democracy। मतलब जहां पे डेमोक्रेसी है सिर्फ वहीं पे आपके पॉलिटिकल पार्टीज बनते हैं और वहां पे उनके बीच में आपस में कंपटीशन होता है फॉर इलेक्शन के लिए। अब हम थोड़ा और नीचे जाते हैं तो यहां पे अगर आप देखोगे, यहां पे आपको बैकग्राउंड दिया कि पॉलिटिकल पार्टी और किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या फर्क होता है। तो यहां पे अगर आप देखोगे ऑर्गेनाइजेशन भी जो होता है वो कोई ना कोई एक एम लेके चलता है, पॉलिटिकल पार्टी भी एम लेके चलती है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी उस एम को फुलफिल करने के लिए वो सोचते हैं कि पहले हम पावर में आएंगे फिर हम वो जितना हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको हम फुलफिल करेंगे, जबकि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ फुलफिल करने में लगे होते हैं। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि पॉलिटिकल पार्टीज पावर में भी आना चाहती है और फिर वो काम करना चाहती है। तो यहां पे अगर आप देखोगे, आपको मैंने हाईलाइट किया, यहां पे बोला है ऑन दिस बैकग्राउंड वी कैन से दैट व्हेन पीपल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन with the objective of achieving the political power and participate in the electoral process, such organizations are called political parties। मतलब उनका लोगों ने ग्रुप बनाया, उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रखा कि भाई हमको पॉलिटिकल पावर में आने का है एंड फिर हम काम करेंगे। तो इसको आसान भाषा में क्या बोल सकते हैं? अ ग्रुप ऑफ पीपल हु एम टू कंटेस्ट इलेक्शन, विन इलेक्शन एंड गेट पावर एंड एस्टैब्लिश द गवर्नमेंट ऑफ देयर पार्टी। तो यहाँ पे एम क्या होता है कि उनका टारगेट होता है कि हमको इलेक्शन हम जीते, हम पावर में आए और फिर हम लोगों के लिए काम करेंगे। तो पॉलिटिकल पार्टीज को हम कैसे बता सकते हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है कि नहीं? एक पॉलिटिकल पार्टीज में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए तो वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला उनका एम होता है टू बी इन पावर। पॉलिटिकल पार्टीज का हमेशा टारगेट होता है कि हम पावर में आए, कैसे भी करके हमारी सरकार बने। लेकिन क्या इसका मीनिंग है कि कैसे भी करके मतलब आप कुछ भी करोगे? नहीं, आप फेयर एंड जो फ्री इलेक्शन के थ्रू ही आओगे। कंपटीशन होना अच्छी बात है लेकिन उसमें जो जीत हासिल करना वो फेयर मीन से होना चाहिए। दूसरी चीज होती है कि पॉलिटिकल पार्टीज की कुछ आइडियोलॉजी होती है, कि उनकी कुछ सोच होती है। तो जब पॉलिटिकल पार्टीज की जो आइडियोलॉजी होती है तो जो लोग उस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं तो वो उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो सिमिलरली ऐसे करते करते जो पॉलिटिकल पार्टी है वो एक्सपांड होती है और जो लोग उस पॉलिटिकल पार्टीज के आइडियोलॉजी से जुड़े रहते हैं उनको हम मास बेस बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत बार अगर आप देखोगे इंडिया में कुछ इश्यूज होते हैं जिससे लोग कनेक्ट हो जाते हैं, तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज उसी पे इशू पे ही पॉलिटिकल पार्टी बनी होती है। जैसे आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी, ये जब पार्टी बन रही थी तब इनका मेन टारगेट था कि करप्शन फ्री करने का। वो चीज अचीव हुआ कि नहीं हुआ वो तो पीपल ही डिसाइड करेंगे वोट में। सिमिलरली जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई या कांग्रेस की गवर्नमेंट आई या जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टीज बनी तो वहां पे क्या हुआ? वहां पे टारगेट था कि कुछ एक ऑब्जेक्टिव्स थे और उस आइडियोलॉजी को लेके लोग उससे कनेक्ट होते जाते थे। अब हम आगे यहां पे देखेंगे कि कुछ और भी चीजें। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टीज का एक एजेंडा होता है। एजेंडा मतलब क्या होगा कि हम क्या काम करेंगे। आइडियोलॉजी तो है, ठीक है, जैसे किसी ने बोल दिया हमको करप्शन फ्री करना है, लेकिन उसके पीछे हम क्या क्या काम करेंगे वो सारी चीजें आपको बतानी पड़ती है। तो वो हो जाता है आपका पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा कि कैसे हमको आगे काम करना है। फिर उनका एम होता है टू एस्टैब्लिश अ गवर्नमेंट। डेफिनेटली उनको गवर्नमेंट में आने का, इलेक्शन जीतने का है एंड उसके बाद वो जो काम करना चाहते हैं। तो जो इलेक्शन जीत जाते हैं उनको हम बोलते हैं रूलिंग पार्टी, लेकिन अगर कोई हार जाता है तो वो अपोजिशन में बैठता है, तो इसलिए उनको बोला जाता है अपोजिशन पार्टी। दूसरी चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है टू एक्ट अ लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल। पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है ना वो लिंक होती है। मान लीजिए जैसे एग्जांपल में
अभी कहीं पे कुछ एक सर्वे करना है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का, वहाँ के चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोल दिया कि ये चीज़ करना है, तो होता क्या है वो सर्वे या वो जो उसका इन्फॉर्मेशन होता है वो पॉलिटिकल पार्टीज अपने थ्रू भी पहुँचाती है अपने एरियाज में। तो यहाँ पे हुआ क्या है, वो गवर्नमेंट एंड लोगों के बीच में एक लिंक हो गई। तो ये हो गया आपके पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके बारे में बताया जा रहा था। अब आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हैं। यहाँ पे बोला गया है महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, इन्होंने एक नया आइडिया दिया जहाँ पे पार्टी लेस डेमोक्रेसी। अब आप बोलोगे सर डेमोक्रेसी में तो पार्टी लेस होगा कैसे? तो गांधी जी बोलते थे जब कभी भी पार्टी बनती है ना तो वहाँ पे एक आइडियोलॉजी बन जाती है कि हाँ मैं इस पार्टी वाला, मैं उस पार्टी वाला, तो हम कभी भी अच्छे विचार को सुनते नहीं है। मान लीजिए कभी एक पार्टी ए है और एक पार्टी बी है जिनका आपस में इलेक्शन में बहुत टकराव होता है और वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को हराने के पीछे लगे। अब ए की गवर्नमेंट बन गई और बी की गवर्नमेंट नहीं बनी है, और बी कुछ अच्छी बात भी ए को समझाता कि चलो ऐसे किया जाए, तो ए के मन में क्या रहेगा, ये तो मेरा ऑपोजिशन है। क्यों? जबकि यहां पे अगर आप देखोगे वहां पे पार्टी का सिस्टम चलने लगा। महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण बोलते थे कि पार्टी होनी नहीं चाहिए, सब एक हो, जो भी फैसला हो उसके ऊपर किया जाए। तो ये सुनने में तो बहुत अच्छा है लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती है। अब यहां पे बोला कि इंडिया में जो चेंज हो रहा है पॉलिटिकल में वो क्या चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले आपको बताया गया कि कांग्रेस जो था वो सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है इंडिया की, 1885 में कांग्रेस बना है। एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी के बाद भी कांग्रेस ने काफ़ी सालों तक राज किया, तो कांग्रेस अकेला हमेशा जीतते जाता था, तो इसलिए उस समय को इंडिया के सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम बोलते हैं। लेकिन हुआ क्या 1977 से कि नॉन कांग्रेस पार्टीज आपस में आके एक दूसरे से मिलना चालू की, एंड फिर उन्होंने सोचा कि चलो सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम को हम तोड़े कि एक ही पार्टी बार बार राज ना करे। तो बाकी जितने भी छोटी छोटी पार्टी थी उन्होंने एक यूनिटी बनाई, ठीक है। उसके बाद हुआ ऐसा कि 1989 के इलेक्शन में जो कांग्रेस पार्टी थी वहां पे वो चीज हार गई। एंड एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये हुआ कि जो छोटी छोटी पार्टीज थी वो लोग ने मिल के गवर्नमेंट बनाया, कोलिएशन किया यहाँ पे। तो ये चीज आपको याद रखना है। यहाँ पे हुआ क्या कि जब पार्टीज मिली तो सबको मन में ऐसा लगता था कि कोलिएशन जो होता है ये चीज पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब ये चीज पॉसिबल है और ये स्टेबल गवर्नमेंट भी दे रहा था। लोगों को लगा छोटी छोटी पार्टियां मिलके एक गवर्नमेंट बनाएंगी कैसे चलेगा, लेकिन वो चीज चलता। आपने हर जगह पे देखा होगा कि जिनके पास कंप्लीट वोट नहीं है, मेजॉरिटी नहीं, लेकिन छोटे छोटे पार्टियां मिलके गवर्नमेंट चलाती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे कुछ टर्म्स आपको बताया गया जो आपको थोड़े बहुत याद रखने हैं। यहाँ पे टर्म क्या बताया कि अगर एक ही पार्टी बार बार जीतते हुए आ रही है, ठीक है, लगातार उसी की सरकार बन रही है, तो हम बोलेंगे कि ये वन पार्टी सिस्टम चलने लगा है, कि मतलब बार बार वही पार्टी जीत रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि दो पार्टीज होती है जो अल्टरनेटिव जीतती है, एक बार ये जीत रहे, एक बार ये जीत रहे, एक बार ये जीत रहे, एक बार जीत, तो उसको हम टू पार्टी सिस्टम बोलते हैं। एंड फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जहां पे मल्टीपल पार्टीज है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, कोई भी बार बार जीत रहा है, एक बार ये जीत जा रहा है तो एक बार कोई थर्ड पार्टी जीत रहा है, एक बार कोई फिफ्थ पार्टी जीत जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम्स। सो इंडिया में जो अगर आप देखोगे मल्टी पार्टी सिस्टम्स है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रैक्टिकली ये इतनी पॉसिबल है नहीं। अगर आप सेंट्रल लेवल पे देखोगे तो वहां पे अक्सर जो गवर्नमेंट्स बनती है वो किससे बनेगी, या तो वो कांग्रेस सपोर्टेड बनेगी या तो वो बीजेपी सपोर्टेड बनेगी, इस तरीके से। लेकिन उसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि पूरी तरीके से आपको सिर्फ कांग्रेस एंड बीजेपी की सरकार नहीं मिलती, वहां पे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टीज भी सपोर्ट करते रहते हैं उनको, तो इसलिए ये मल्टी पार्टी सिस्टम बन गई है। नेक्स्ट अभी हम उसके बाद देखने वाले हैं कि यहाँ पे आपको देखिए वही मैंने बोला एनडीए जो आप बोलते हैं, जो बीजेपी प्लस उसके जो दूसरे छोटे छोटे पार्टीज जो मिले हैं, सिमिलरली यूपीए, ये कांग्रेस एंड प्लस अदर पार्टीज जो उसमें ज्वाइंट हो गए हैं, तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे आपको पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बताया कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, लेकिन कुछ टर्म्स आपको याद रखने। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर उसको नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बोलना है तो उसको मिनिमम 6% वोट मिलने चाहिए, या तो लोकसभा में या तो स्टेट के इलेक्शन में, इलेक्शन दोनों, लोकसभा के इलेक्शन में या स्टेट के इलेक्शन में। एंड उसके पास मिनिमम 4 मेंबर्स होने चाहिए लोकसभा में, या और दूसरा कंडीशन भी है, या उसको मिनिमम 2% ऑफ उसको सीट्स मिलनी चाहिए विद 3 स्टेट्स ऑफ लोकसभा। मतलब लोकसभा का टोटल काउंट में से 2% सीट्स उस पर्टिकुलर पार्टी को मिलनी चाहिए, और वो भी जो सीट्स मिले वो एक ही स्टेट से नहीं, वो अलग अलग स्टेट से भी मिली रहनी चाहिए, मिनिमम 3 स्टेट्स, तो उसको हम बोलेंगे ये नेशनल पार्टी है।
सिमिलरली अगर आप देखोगे स्टेट पार्टी के लिए क्या है, मिनिमम 6% उनको वोट मिलना चाहिए लोकसभा के इलेक्शन में या स्टेट असेंबली के इलेक्शन में, एंड उनके 2 मेंबर्स होने चाहिए विधानसभा में जो स्टेट असेंबली होती है, क्योंकि स्टेट लेवल पे बात करें, और मिनिमम 3% सीट होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन पॉसिबल नहीं हो रही तो 3% सीट उनको टोटल मिला रहना चाहिए उनके विधानसभा में स्टेट इलेक्शन में, और मिनिमम 3 सीट्स। यहां पे आपको ऐसे कंडीशंस रख दिए गए हैं। ये थोड़े बहुत कंडीशंस याद रखने चाहिए आपको, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस बन सकता है। अब आपको आ रहा है कि कुछ नेशनल पार्टीज के बारे में बताया जा रहा है कि नेशनल पार्टीज क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि नेशनल पार्टीज कौन से पार्टी हो गए, ये पार्टी जिन्होंने ये सारे कंडीशंस को फुलफिल किया। तो सबसे पहला है कांग्रेस के बारे में। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है, 1885 में बना था। आफ्टर इंडिपेंडेंट जो कांग्रेस है उन्होंने काफी दिनों तक राज किया, बहुत टाइम तक उनकी सरकार थी। एंड कांग्रेस बिलीव करता है डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सोशल इक्वालिटी एंड इंटरनेशनल पीस। ठीक है, ये सभी चीजें कांग्रेस की बात है और बहुत सारी चीजें उन्होंने काम भी किया। उसके बाद आता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश इन 1925, मतलब ये भी इंडिपेंडेंस के पहले ही हुआ था। इनका मेन टारगेट था कि लेबर एंड वर्कर के लिए, तो ये एक ओवरऑल कंट्री ने ये एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए काम करते हैं, लेबर एंड वर्कर के लिए। यहाँ पे इनका जो लीडरशिप था उसमें एक डिफरेंस आ गया, क्योंकि वहां पे ये जो पार्टी होती थी ये चाइना को काफी ज्यादा सपोर्ट किया जाता था। कम्युनिस्ट पार्टीज जो चाइना एंड रशिया के थ्रू आती थी, तो वहां पे फिर डिफरेंस आ गया 1960s में कि कुछ लोग बोले कि हम चाइना वाले सिस्टम को फॉलो करेंगे, कुछ लोग ने बोला हम रशिया वाले सिस्टम को फॉलो करेंगे, और ये पार्टी टूट गई। एक पार्टी बन गई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और दूसरी बन गई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, लेकिन मार्क्सिज्म। तो यहां पे आपको याद रखना मार्क्सिस्ट, तो यहां पे आपको मार्क्स जो थे उनके ऊपर बनाया गया ये चीज, तो 1964 पे। ठीक है, ये 2 पार्टी में ये बन गई। तीसरी इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, बीजेपी जिसको बोलते हैं, कि जो मोदी जी की पार्टी है फिलहाल के लिए अभी, तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो भारतीय जनता संघ बना था 1951 में, फिर ये 1977 में ये जनता पार्टी से मर्ज हुआ, लेकिन फिर इसने स्प्लिट हो गया और 1980 में उसका नाम हो गया भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, ये पार्टी जो है ये पार्टी प्रोटेक्ट करती है इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन। सो इनका मेन एम है कि इंडिया की ट्रेडिशन एंड कल्चर को कोई खत्म ना करे, वहां पे चेंजेस ना आए, मतलब डेवलपमेंट के नाम पे हम ऐसे ना चीजें कर दें कि हमारी ट्रेडिशन ही खत्म हो जाए, कि इंडिया में जो चीज चलता था वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। तो इनका मेन टारगेट हुआ है, ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाते हैं, कि मतलब ये डेवलपमेंट करते हैं लेकिन डेवलपमेंट के साथ ये देखते हैं कि ट्रेडिशन खराब ना हो। तो ये सभी चीजें बीजेपी का मेन पॉइंट होते हैं। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो एम वाला पार्ट में बोला था, सीपीएम बोलते हैं इनको। तो यहाँ पे कैसा है, इनका भी मेन इंटरेस्ट है, ये भी कम्युनिस्ट पार्टी से ही निकले। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्टी आती है वो आती है बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, तो बहुजन समाज पार्टी इस 1984 में बना था। इनका मेन टारगेट था कि SC ST एंड जो रिलीजियस माइनॉरिटीज है उनको सपोर्ट दिया जाए, OBCs को, उनके लिए इन्होंने पार्टी बनाई। उसके बाद जो पार्टी आई है वो है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ठीक है, 1999, ये महाराष्ट्र में भी ये पार्टी काफी ज्यादा चलती है, जिसको हम NCP बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो इन्होंने भी किया, लेकिन NCP ने कभी अपनी फुल गवर्नमेंट नहीं बना पाया किसी भी स्टेट में, इन्होंने किसी ना किसी के साथ मिलकर सरकार बनाई है। उसके बाद आता है तृणमूल कांग्रेस, ये है ममता बनर्जी का वेस्ट बंगाल का जो पार्टी है। तो ये पार्टी एस्टैब्लिश हुई 1998 में। इनका जो मेन एम है वो है सेक्युलरिज्म एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो ये इनकी पार्टीज के अपडेट हुए। अगर अब आप यहाँ पे देखोगे, ये आपको दिया गया है, सीट्स दिया गया है 2009 एंड 2014 का लोकसभा इलेक्शन। तो 2009 में कांग्रेस को 206 मिले थे, लेकिन 14 में आते आते जब मोदी जी की सरकार बनी तब इनको सिर्फ 44 सीट्स मिले। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 4 सीट थे, फिर 1 हो गया। बीजेपी को 116 सीट्स थे, लेकिन उनको 282 सीट्स मिले। कम्युनिस्ट पार्टी जो एम वाला पार्ट है वो है CPM वाला, वो उनको 16 थे, 9 हो गए। बहुजन समाज पार्टी को 21 था, 0 हो गया। NCP को 9 से 6 हो गया। मतलब अगर आप देखोगे 2009 से 2014 आते आते जो सबसे ज्यादा फायदा हुआ उससे बीजेपी को, और बाकी सबके जो पार्ट थी ये गिर गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों के एक सीधा आपको चीज दिखता है कि जहाँ पे UPA वाला जो पार्ट है, कांग्रेस प्लस आपका NCP, बहुजन समाज पार्टीज और ये जितने भी पार्टीज है ना, इनके में हुआ क्या कि जब मोदी जी का डिमांड आया तो वहां पे बाकी सारे पार्टीज में जो ऑब्जेक्शन थे लोगों के मन में आया कि नहीं, हमने इतने साल टाइम दिया लेकिन फिर भी नहीं हुआ, तो इसलिए बीजेपी को ज्यादा बेनिफिट हुआ। लेकिन ये नंबर्स हमेशा वेरी होते रहते हैं, ये पीरियड वाइज बदलते हैं। जैसे अभी आप देखोगे कि मोदी जी की सरकार है, फिर ऐसा हो सकता है कि आगे किसी और की सरकार हो, फिर बीजेपी की सरकार, तो इस तरीके से
चेंज होते आते हैं। इंडिया की हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि अब हम बात करने वाले हैं कि स्टेट लेवल की पार्टीज को। तो स्टेट लेवल का एम क्या होता है? देखिए, स्टेट लेवल में इंडिया में डिफरेंट लैंग्वेजेस है, डिफरेंट ट्रेडिशंस एंड कल्चर है। तो स्टेट लेवल की पार्टी सोचती है कि हम उस कल्चर को बनाए रखें, उसको अपना ओन, मतलब बोलते हैं ना, हमारा एरिया है तो हम खुद राज करें, हम क्यों सेंटर के ऊपर सुने। इस तरीके से भी एक चीज़ें होती है। तो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव्स अगर हम ऊपर जाके देखेंगे कि जो मैंने पार्ट हाईलाइट किया है, तो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि लिंग्विस्टिक होते हैं, रीजनल होते हैं, कल्चरल होते हैं, अदर आइडेंटिटीज जो कनेक्टेड, जो लोकली कनेक्टेड होते हैं, कि जैसे लगता है कि ये हमारी पार्टी है, जैसे इस तरीके से लोकल पार्टीज, तो उस तरीके से। तो यहाँ पे अब आपको बताया जा रहा है रीजनल पार्टीज की ऑब्जेक्टिव्स क्या है। रीजनल पार्टीज की ऑब्जेक्टिव जो होता है वो रीजनल डेवलपमेंट होता है। उनका एम कंट्री का पूरा डेवलपमेंट से नहीं आता, उनको लगता है कि मेरा रीजन डेवलप हो जाए। एंड उनका जो मेन प्रॉब्लम ये भी है कि वो कंट्री स्पेसिफिक क्यों नहीं जाता, क्योंकि उनका उतना इन्फ्लुएंस नहीं है। कि कोई पार्टी अगर समझो महाराष्ट्र की ओर चाहती है कि मैं इंडिया लेवल पे चेंज करूं, तो उसको इंडिया लेवल में उतना फैलना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका उतना इन्फ्लुएंस नहीं है, आप यहाँ पे बोल रहे हो लेकिन बाकी स्टेट में नहीं सुनी जा रही है, तो वो चीजें नहीं हो पाएंगी। तो इनका इन्फ्लुएंस नहीं है, लिमिटेड होता है। यहाँ पे उस चीज को मेंशन किया। नेक्स्ट आपको बोला गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज का जो पावर होता है, जो खासकर जो स्टेट लेवल का, वो अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट के लिए। कि लोकल पार्टी है तो उसको प्रॉब्लम समझा है कि लोकली क्या प्रॉब्लम्स है, तो वो उस चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब इंडिया में ना रीजनल लोकल पार्टीज जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहा है। क्यों चेंजेस आ रहा है? पहले तो उनकी आइडियोलॉजी बदल गई है, सेपरेटिज्म आ गया है। कि वो कहते हैं कि हमको, बहुत सारी पार्टीज ऐसी है जो कहते हैं कि हमको अलग चाहिए, खालिस्तान चाहिए, मतलब बोलते हैं कि हमको इंडिया से अलग होने का। कहाँ कहाँ पे आपको ऐसी पार्टी दिखेंगे? पंजाब में दिखेंगे, तमिलनाडु में दिखेंगे, जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये चाहते हैं कि हमको अलग कर दिया जाए, हमको इंडिया से हमारा पार्ट अलग रहे, जो पॉसिबल है ही नहीं। मांगना अलग बात होता है, मिलना अलग बात होता है, ये तो आप जानते हैं। फिर इनका डिमांड है कि भाई हमको और ऑटोनॉमी दो, कि मतलब हम अपने हिसाब से अपना स्टेट चलाएंगे अपने हिसाब से। डेवलपमेंट ऑफ रीजनल पार्टीज जो है वो बोलते हैं हमको और पावर चाहिए, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल। देखिए ये सारी चीज़ें चेंजेस हो रही है। मतलब अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो काम सेंटर लेवल पे होता था, अब स्टेट लेवल वाले भी बोलते हैं हमको ये चीज़ चाहिए। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छा हुआ। नॉर्थ ईस्ट में पहले अगर आप देखते थे वहाँ पे सेपरेटिज्म था, कि वो बोलते थे हमको अलग होना है। लेकिन अब धीरे धीरे उन्होंने भारत के साथ मेन स्ट्रीम में काम करना चालू कर दिया। मतलब उनको वो चीज़ समझ में आई है कि भाई जो हम सेपरेट होकर सोच रहे थे कि अलग होगा, नहीं। लेकिन इसमें ये चेंजेस क्यों आते हैं? इसमें चेंजेस इसलिए आते हैं बिकॉज ऑफ सेंटर का पावर। सेंटर, कुछ पार्टी सेंटर में होकर रीजनल पार्टी को अलग तरीके से ट्रीट करती है, और कुछ लोग उनके प्रॉब्लम को समझ के उनका सोल्यूशन लाते हैं। तो जब उनके सोल्यूशन मिलने लगे तो उनको लगा कि नहीं, ये हमारे बारे में सोच रहे, तो हम भी इनके बारे में सोचना चाहिए। और ये जो बहुत अच्छा कनेक्शन होता है सेंटर एंड स्टेट के बीच में। नेक्स्ट अगर हम और नीचे जाके देखते हैं तो यहाँ पे आपको शिवसेना पार्टी के बारे में बताया गया। शिवसेना पार्टी जो है वो 1966 में बनी थी। इनकी मेन ऑब्जेक्टिव्स थे राइट फॉर मराठी पीपल्स, प्रमोशन ऑफ मराठी लैंग्वेज, रेजिस्टेंस ऑफ द पीपल फ्रॉम द अदर रीजन्स। ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोला है कि जो मेन एम था कि मराठी लैंग्वेज, मराठी लोगों को प्रमोट किया जाए, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आपको बोला है जो मतलब अगर हम पार्टी दे राइट फॉर द मराठी पीपल्स, प्रमोशन ऑफ द मराठी लैंग्वेज एंड रेजिस्टेंस टू द पीपल फ्रॉम अदर रीजन। ठीक है। फिर 1995 में इन्होंने पहली बार बीजेपी के साथ मिलकर अपनी सरकार बनाई। लेकिन 2019 के बाद अब इन्होंने कांग्रेस पार्टी एंड नेशनल कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर इन्होंने वापस अपनी सरकार बनाई है। उसके बाद जो आता है आपका, वो आ रहा है कि बहुत सारे आपको छोटे छोटे पार्टीज के बारे में बताया जा रहा है, जैसे ये सब अकाली दल पार्टीज है। तो इनका मेन टारगेट्स क्या है? इनके मेन टारगेट यही है कि हमको भाई रीजनल, हमारा रिलीजियस चीज़ें बढ़नी चाहिए। तो मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे नेशनल पॉइंट कम है, पर्टिकुलर रिलीजन या पर्टिकुलर रीजन, दोनों के लिए वो टारगेट करते हैं। सेम चीज़ कश्मीर का भी है कि प्रोटेक्शन ऑफ कश्मीर के लोगों के लिए। ठीक है। सो अगर आप देखोगे कि एक ऑब्जेक्टिव अगर आप देखोगे कि वाई रीजनल पार्टी रीजनली बन के रह जाती है और नेशनल लेवल पे क्यों नहीं आती, क्योंकि उनकी जो मेन टारगेट होते हैं वो सिर्फ रीजनल लेवल के डेवलपमेंट पे होते हैं। उनको रीजनल लेवल के डेवलपमेंट में अगर प्लस वो नेशनल लेवल के डेवलपमेंट को भी फॉलो करे तो वो नेशनल पार्टीज बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि हम सिर्फ अपना एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ एरिया के ही पीछे रहते हैं कि यही डेवलप होना चाहिए, बाकी आगे का कोई चीज़ डेवलप हो या ना हो उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे कुछ पार्टीज के बारे में आपको नाम दिया जो आपको समझ के आना चाहिए। अब यहाँ पे आपको वही सेम चीज़ दिखा रहा है कि महाराष्ट्र में रीजनल पार्टीज कौन से, शिवसेना है, फिर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, मनसे जिनको हम बोलते हैं, बहुत सारी पार्टीज आपको यहाँ पे नाम दिए गए। कितनी सीट्स मिली है, क्या मिली है, उसके हिसाब से कि 2009 से एंड 2014 के बीच में यहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाया। लेकिन
ये जो रीजनल पार्टीज है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए आप रीजनल पार्टीज को अलग अलग स्टेट के हिसाब से आप अपने अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे दे दिया गया कि ये सारी पार्टीज है जो इंपॉर्टेंट पार्टीज में आती है। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, एंड डेफिनेटली इस चैप्टर में आपको सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना है और पार्टीज के बारे में थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन याद रखना है। अगर आप नाम भी याद रख लेते हैं और जो कंडीशन है कि नेशनल एज वेल एज स्टेट पार्टीज कैसे बनती है, बस अगर आपको ये याद है तो आपने इस चैप्टर को पूरा कवर कर लिया। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।